स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टरों में हमने देखा कि जनन की मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कायिक जनन भी आता है और लैंगिक जनन जो है ये पूर्ण विकसित जनन का तरीका होता है और इस प्रकार के जनन में लैंगिक संरचनाओं का विकास होता है और उसके बाद युग्मक बनते हैं और युग्मकों का निषेचन होता है और निषेचन से भ्रूण का विकास होता है और नए पादपों का निर्माण उस भ्रूण से होता है और ये भ्रूण बीजों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन देखा गया है कि पादपों में इन जनन के तरीकों के अलावा भी विशिष्ट प्रकार के यानी भिन्न प्रकार के और भी प्रकार होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ने वाले हैं कि जनन की विशिष्ट विधियां यानी अलग से जो तरीके हैं, प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत एक तो आता है असंग जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और इस प्रकार के जनन में बिना युग्मकों के निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाता है और जो बनने वाला भ्रूण है उसमें जनक पादप के समान ही गुण आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है अनिषेक बीजता। देखिए, असंग जनन के बारे में हम कल बता चुके हैं। दूसरा है अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है। अब ये बीज अगुणित भी हो सकते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। ये बीज इस प्रकार के होते हैं जिनमें निषेचन नहीं होने की वजह से गुण जो होते हैं वो जनक पादप या मार्त पादप के समान ही होते हैं। आज हम इस जनन की तीसरी जो विधि है उसका नाम है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी भ्रूण का बनना। और चौथी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन, अर्थात जिसमें एक ही पादप से कम समय में अनेक पादप तैयार किए जा सकते हैं और ये भी कृत्रिम प्रयोगशाला के अंदर यानी कृत्रिम माध्यम में रख करके। तो आज हम बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ रहे हैं कि बहुभ्रूणता है क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, सामान्य रूप से क्या होता है कि एक बीज में या एक बीजांड से एक ही बीज का निर्माण होता है या एक ही भ्रूण की उपस्थिति होती है, यानी एक भी ही भ्रूण विकसित होता है। एक बार फिर सुनिए, सामान्य रूप से एक बीज में या एक बीजांड में एक ही भ्रूण विकसित होता है, लेकिन कुछ पादपों में ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा भ्रूणों का विकास हो जाता है। एक से ज्यादा भ्रूणों का विकसित होना बहुभ्रूणता कहलाती है। अर्थात एक ही बीजांड, क्योंकि बीज किससे बनता है, बीजांड से। बीजांड या फिर कहें बीज अथवा निषेचित अंड। निषेचित अंड भी क्या होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो एक ही बीजांड या बीज अथवा निषेचित अंड से एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना। सामान्य रूप से एक ही भ्रूण विकसित होता है, लेकिन यहां एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया है
इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकसित होना क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता। देखिए, इस बहुभ्रूणता ये पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। अर्थात बहुभ्रूणता दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन यहां हम पादपों में बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पादपों की जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ रहे हैं। देखिए, इस बहुभ्रूणता के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक के द्वारा इसे देखा गया था, उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने 1719 में संतरे के बीजों में इस बहुभ्रूणता को देखा था। अर्थात इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक के रूप में कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और किस पादप में की गई थी, यानी किस पादप में इसको सबसे पहले देखा गया था? संतरे के पादपों में, यानी संतरे के बीजों में। और कब देखा गया था? 1719 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था, तो आप क्या कहेंगे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और किसमें सबसे पहले इसको देखा गया था? संतरे के बीजों में, यानी संतरा सिट्रेसी कुल के पादप में देखा गया था। देखिए, ये जो बहुभ्रूणता है, ये बहुभ्रूणता अनावृत बीजी जो पादप होते हैं। देखिए, आप जानते हैं पादप, ये जो पुष्पीय पादप हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनावृत बीजी पादप, जिनको जिम्नोस्पर्म पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म। और दूसरे पादप होते हैं आवृत बीजी। इन पादपों को एंजियोस्पर्म पादप कहते हैं। एंजियोस्पर्म। तो दो तरह के पादप होते हैं। तो ये जो बहुभ्रूणता है, ये अनावृत बीजी जो पादप होते हैं, उनमें सामान्य रूप से पाई जाती है। यानी आसानी से आप देख सकते हैं, अधिकांश पादपों में अनावृत बीजी जो पादप है, उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे साइकस है, पाइनस है, एफ्रीडा है, ये जिम्नोस्पर्म वर्ग के पादप हैं, जिनको हम एक प्रकार से नग्न बीजी पादप कहते हैं। तो उनमें तो बहुभ्रूणता का पाया जाना एक कॉमन बात है। लेकिन कुछ पादप, ये दूसरे पादप होते हैं आवृत बीजी। ऐसे पादप जिनमें फल भी होते हैं, बीज ढके हुए रहते हैं, तो वो कहलाते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पादप। तो इन आवृत बीजी पादपों में सामान्य रूप से सभी वर्गों के पादपों में ये बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ ऐसे पादप वंश हैं, पादपों के ऐसे वंश हैं जिनमें ये बहुभ्रूणता देखी जा सकती है। जैसे देखिए, यहां कुछ उदाहरण हैं। जैसे नींबू है, इसमें बहुभ्रूणता देखी जा सकती है। इसके अलावा जामुन है। आप देखना, कभी भी जामुन के, नींबू के बीजों को दबाते हैं तो उसमें 2-3 भ्रूण निकल आते हैं। इसी तरह से तंबाकू है, प्याज है। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। तो एलियम और क्रोटेलिया, ये कुछ ऐसे वंशों के नाम हैं जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, तो यहां हम इस बात को जान गए हैं कि बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता का मतलब है एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूणों का विकसित होना। साथ में इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और संतरे के बीजों में इसको देखा गया था। और ये अनावृत बीजी जो पादप हैं, उनके अंदर इनका पाया जाना एक सामान्य बात है। लेकिन आवृत बीजी जो पादप हैं, उनके कुछ वंशों में इस बहुभ्रूणता को देखा गया है, जिसमें हम देख सकते हैं नींबू वंश है, जामुन का वंश है, तंबाकू है, प्याज है, क्रोटेलिया है, इनमें इसको देखा जाता है।
अब बात आती है कि ये जो सामान्य रूप से एक बीज में एक से ज्यादा जो भ्रूण विकसित हो जाते हैं, क्या ये सभी भ्रूण आगे चल करके विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं या फिर ये नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए, ज्यादातर पादपों में क्या होता है कि ये जो एक से ज्यादा भ्रूण विकसित हुए हैं, इनमें से एक ही भ्रूण वृद्धि कर पाता है और शेष भ्रूण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात एक ही नवोद्भिद पादप विकसित हो पाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी पादपों में ऐसा होता हो। एक पादप है बेंडा, ये अधिपादप है। अधिपादप का मतलब होता है दूसरे पादपों के ऊपर उगने वाला पादप। इस बेंडा के अंदर देखा गया है कि जब बीज का अंकुरण होता है, उस अंकुरण के समय तक भी एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं और वो परिपक्व अवस्था में उपस्थित होते हैं और उनसे नए पादप विकसित हो जाते हैं। तो ये बहुभ्रूणता जो है, ये पादपों के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष गुण है और इसमें सामान्य रूप से एक ही भ्रूण आगे विकसित हो पाता है। लेकिन कुछ पादपों में, जैसे मैंने कहा उदाहरण के रूप में अधिपादप बेंडा, इसमें एक से ज्यादा भ्रूण परिपक्व अवस्था में अंकुरण के समय उत्पन्न रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बहुभ्रूणता है, ये बहुभ्रूणता किस कारण से उत्पन्न होती है, यानी ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसके कारण बहुभ्रूणता पैदा होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बहुभ्रूणता के कारण। हाँ देखिए, आवृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारण, यानी हम बात कर रहे हैं कि ये बहुभ्रूणता किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है। देखिए, एक तो कारण हो सकता है कि प्राक भ्रूण का मतलब होता है प्रारंभिक भ्रूण, शुरुआती भ्रूण, या फिर भ्रूण से जिससे भ्रूण का विकास होता है वो क्या है, युग्मनज। इसमें विदलन हो जाता है, यानी एक प्रकार से विघटन हो जाता है और विघटन के कारण जितने भी भाग बन जाते हैं, यानी खंड बन जाते हैं, प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास हो जाता है। इस प्रकार के अगर बहुभ्रूणता पैदा होती है तो इस बहुभ्रूणता से उत्पन्न सभी भ्रूण आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही युग्मनज से विकसित होते हैं, इसलिए उनमें आनुवांशिकता क्या होती है, समान होती है। ऐसा आप देख सकते हैं यूलोफिला नामक आर्किड्स जो होते हैं, आर्किड्स ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे पादपों पर उगते हैं। तो यूलोफिला में इस प्रकार का देखा जाता है कि इसमें प्राग भ्रूण से के विलयन से नया अनेक भ्रूणों का विकास हो जाता है। दूसरा होता है भ्रूण कोश जो होता है उसमें अंडकोश का, क्योंकि अंडकोशिका से निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता ही है, लेकिन किसी अन्य कोशिका, अंडकोशिका के साथ साथ, यानी अंडकोशिका से भ्रूण बनने के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से, जैसे सहायक कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है। क्योंकि अंडकोशिका के अलावा दो सहायक कोशिका होती है भ्रूण कोश में। तो अगर ये अनिषेचित अवस्था में होता है, यानी सहायक कोशिका है और बिना निषेचन के अगर भ्रूण के रूप में विकसित होती है, तो उससे अगुणित भ्रूण का विकास होता है। और ऐसा आप देख सकते हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना नामक पादप में अगुणित भ्रूण बन जाते हैं सहायक कोशिका से, क्योंकि बिना निषेचन। लेकिन अगर सहायक कोशिका का निषेचन हो गया है, अगर निषेचित अवस्था में है, तो उससे जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, द्विगुणित अवस्था में बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एरिस्टोलोकिया ब्रैंकिटी एटा के अंदर देखा जा सकता है। इस पादप में इस प्रकार का देखा है, यानी इसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त कौन सी कोशिका, सहायक कोशिका। अब बिना निषेचन के अगर बनी है तो क्या होगी, अगुणित अवस्था होगी। और अगर निषेचन के पश्चात इससे भ्रूण का विकास हुआ है तो ये द्विगुणित बनता है। तो ये
भी एक कारण हो सकता है बहुभ्रूणता के पैदा होने का। एक तीसरा है कि बीजांड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण कोषों का विकास हो जाए। सामान्य रूप से क्या होता है कि 3 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं तो 3 नष्ट हो जाते हैं और एक से ही भ्रूण कोष का विकास हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है यहां एक से ज्यादा भ्रूण कोष विकसित हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक भ्रूण कोष के अंदर जो अंडकोश का होगी उस अंडकोश का में निषेचन होगा और निषेचन से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ऐसा देखा जाता है केजुराइना मोंटाना नाम का जो आवृतबीजी पादप है उसमें आप ऐसा देख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो कारण हो सकता है अर्थात बीजांड के अंदर जो बीजाणुविद कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उनसे एक सक्रिय होने से भ्रूण का विकास हो जाए। अब देखिए बीजाणुविद कोशिकाओं में क्या हो सकती है, तो बीजांड का है न्यूसेलस, न्यूसेलस की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है और वो सक्रिय होकर के अतिरिक्त भ्रूण का विकास कर ले, या फिर अध्यावरण इंटेगुमेंट, अध्यावरण की जो कोशिकाएं होती हैं ये भी द्विगुणित होती हैं और ये सक्रिय होकर के एक अतिरिक्त भ्रूण का विकास कर ले। तो ये कई कारण हो सकते हैं बहुभ्रूणता के। एक बार फिर सुन लीजिए, देखिए आवृतबीजी पादपों में, हम अनावृत बीजी की बात नहीं कर रहे हैं, आवृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कि प्राग भ्रूण अथवा युग्मनज में क्या हो जाए, विदलन हो जाए और इससे कई सारे भ्रूण बन सकते हैं और ये भ्रूण सभी जो बनेंगे वो आनुवांशिक रूप में समान होंगे क्योंकि इनके अंदर किसी एक ही युग्मनज से बनते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी एकदम बिल्कुल समान होता है। तो क्यों, क्योंकि वो एक ही युग्मनज से बनते हैं। ऐसी स्थिति में यहां भी क्या हो रहा है कि जो भी भ्रूण बनेंगे वो आनुवांशिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। इसके अलावा दूसरा है, मैंने क्या कहा कि भ्रूणकोश में जो अंडकोश का तो भ्रूण का विकास करती है, लेकिन अंडकोश का के अलावा जैसे प्रतिमुखी कोशिका भी कर सकती है लेकिन सहायक कोशिका भी करती है, तो उससे भी अतिरिक्त भ्रूणों का विकास हो सकता है। अगर वो अगुणित अवस्था में है तो अगुणित भ्रूण बनेगा, अगर द्विगुणित निषेचन के पश्चात अगर हो रहा है तो वो द्विगुणित भ्रूण का विकास हो जाता है। तीसरा जो कारण है वो एक ही बीजांड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूणकोशों को विकसित हो जाना और प्रत्येक भ्रूणकोश की जो अंडकोश का है वो निषेचन के पश्चात एक भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। चौथा जो है कि बीजांड के अंदर जो बीजाणुविद कोशिकाएं होती हैं अर्थात जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, जैसे बीजांड काय की कोशिका न्यूसेलस या फिर अध्यावरण की कोशिकाएं, वो भी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के एक भ्रूण का विकास कर लेती है, यानी अतिरिक्त भ्रूण का विकास कर लेती है। ठीक है, अब हम यहां सबसे पहले हमने पढ़ा कि बहुभ्रूणता क्या है, किस में पाई जाती है, किन वैज्ञानिक के किसके द्वारा इसको सबसे पहले खोजा गया था, देखा गया था। फिर हमने पढ़ा कि इस बहुभ्रूणता के क्या कारण हैं। अब बात आती है कि इस बहुभ्रूणता का क्या महत्व है, यानी ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। ठीक है, तो अब हम बहुभ्रूणता के महत्व की बात करें। हाँ, देखिए बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हैं, इसके बाद महत्व की बात हम कह रहे थे। देखिए इस बहुभ्रूणता का महत्व क्या है, तो बहुभ्रूणता एक तो उद्यान विज्ञान और एक पादप प्रजनन विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें नए नए लक्षणों के पादपों को तैयार किया जाता है, उस क्षेत्र में ये जो बहुभ्रूणता है इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी इस बहुभ्रूणता के द्वारा इस तरह के उद्यान विज्ञान और पादप प्रजनन विज्ञान के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात जो कहें कि बहुभ्रूणता का उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। एक तो ये इसका महत्व है। दूसरा है कि जो बीजांडकाई भ्रूण है, यानी कह सकते हैं बीजांडकाय न्यूसेलस, जो कि हमने चौथे प्रकार बताया था,
बीजांड काय से जो विकसित भ्रूण होते हैं ये पूरी तरह से जनक पादप यानी मार्ग पादप के समान होते हैं, किसी भी प्रकार से आनुवांशिकता में भिन्नता नहीं रखते हैं। तो ऐसे पादप तैयार किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पादप है और उसमें उपयोगी गुण है और हम चाहते हैं उस जैसे ही पादप बहुत सारे तैयार हों, तो इसके लिए हम इस बहुभ्रूणता से प्राप्त ये जो बीजांडकायी जो भ्रूण है ये उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी एक जैसे पादप। इसके अलावा इस बहुभ्रूणता से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो ओज का मतलब बिगर मतलब गुणों में श्रेष्ठ, अर्थात उनकी उपयोगिता या उनके अंदर जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होती है, बिगर होते हैं, ओज से भरपूर होते हैं। तो ऐसे पादप रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा रखते हैं, उत्पादकता भी ज्यादा रखते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी अधिक रखते हैं। जबकि अगला है कि ये जो बहुभ्रूणता विशेषकर हम अपस्थानिक भ्रूणता यानी जिसमें एक तरह से किसी एक पादप से उस जैसे बहुत सारे भ्रूण विकसित हो रहे हैं और बिल्कुल जनक पादप के समान हो रहे हैं, तो रोग मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रूण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें रोग नहीं लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे हम रोग मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं बहुभ्रूणता। मान लीजिए एक पौधा है और उससे हमको ऐसे पौधे तैयार करने जो रोग से मुक्त हों, तो उसके जितने भी भ्रूण होंगे उनसे हम रोग मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। साथ में जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए सहायक कोशिका है और वो अगुणित अवस्था में है और ऐसी स्थिति में उससे भ्रूण का विकास होता है, तो वो अगुणित जो भ्रूण बनेगा इसका कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में यानी सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, महत्वपूर्ण उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अगुणित कोशिका में किस प्रकार से क्या क्या विशेषता होती है, क्या है, उन सब चीजों का अध्ययन इस तरह के पादपों से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुभ्रूणता जो है ये एक प्रकार से उपयोगी होती है और इसका पाया जाना कुछ पादपों की विशेषता होती है, जैसा कि हम बता चुके हैं। एक बार फिर कहें कि बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूणों का विकसित हो जाना, बहुभ्रूणता कहलाती है। और ये बहुभ्रूणता जो है अनावृत बीजी पादपों में पाए जाने वाला एक सामान्य लक्षण है, लेकिन आवृत बीजी पादपों में ये कुछ वंशों के पादपों में ही पाया जाता है, जैसे कि लीलियम है या संतरा या सिट्रेसी कुल के नींबू वंश के जो पादप हैं उनमें इस तरह का पाया जाता है। बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है, साथ में हमने पढ़ा बहुभ्रूणता का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये हमारा आज बहुभ्रूणता का टॉपिक पूरा होता है। इस टॉपिक के साथ ही जनन की ये जो पादपों में विशिष्ट विधियां हैं उन विधियों में ये एक विधि पूरी होती है। इसके बाद अगली जो विधि है जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे वो है सूक्ष्म प्रवर्धन, अर्थात किस तरह से एक ही पादप से कम समय में अधिक से अधिक पौधे किस तरह से विकसित किए जा सकते हैं और वे पौधे भी आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक पादप के समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पढ़ रहे हैं और आप बोर्ड पर जो सब कुछ लिखा है मैंने इसीलिए बोर्ड पर लिखा है कि आप इसको अच्छी तरह से जूम करके देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस बहुभ्रूणता के टॉपिक में से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बहुभ्रूणता क्या है, किन पादपों में पाई जाती हैं, इसमें क्या खासियत है, कौन कौन से तरीकों से बहुभ्रूणता पैदा हो सकती है। तो इस तरह से बहुभ्रूणता है। ठीक है, तो आप लोग जो रेगुलर क्लास चल रही है इस क्लास से आप रेगुलर पढ़ाई करिए, होमवर्क भी करिए, इनको एक बार नहीं दो तीन तीन बार इस वीडियो को चला करके देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए
मैं समझता हूँ इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, डाउट है, तो वो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकता है। ठीक है, ओके।